अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी लाहौर से शहरोज़ की है। चलिए शहरोज़ की स्टोरी को शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और दिल को दहला देने वाली है। एक ऐसी स्टोरी जिसमें ऐसी हकीकतों को तस्लीम करना जो नाकाबिले फ़रामोश और नाकाबिले फ़हम हो, लेकिन वो हकीकत होती हैं। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम शहरोज़ ख़ान है। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ, ये कोई मामूली वाक़या नहीं, ना ही ये किसी फिल्म या ड्रामे का हिस्सा है। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसे मैं लाख चाहूँ भूल नहीं सकता। अक्सर रातों को नींद से हड़बड़ा कर जाग जाता हूँ, पसीने में भीगा हुआ, कानों में वही सीटी गूंजती है, वही चीखें, वही सन्नाटा और वो जंगल जिसमें वक्त जैसे रुक गया था। नसीर भाई, ये सब उस वक्त की बात है जब कोविड यानी कोरोना अपने उरूज पर था। साल 2020 मई का महीना था और गर्मियों की छुट्टियां थीं। मेरे दो करीबी दोस्त फवाद और काशिफ मेरे साथ लाहौर से कराची जा रहे थे। हमने फैसला किया कि इस बार हवाई जहाज़ से नहीं बल्कि ट्रेन से सफ़र करेंगे। पुरानी यादें ताज़ा करने का शौक़ था और सफ़र को एंजॉय करने का भी। हमने कराची एक्सप्रेस की टिकटें बुक करवाईं। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। हम तीनों बहुत खुश थे। कहकाहे, तस्वीर, खाने पीने का सामान सब तैयार था। हम लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां की भाग दौड़ और हलचल ने बचपन की यादें ताज़ा कर दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम अपनी बोगी में दाखिल हुए और अपनी सीटों पर बैठ गए। हमारे पास वाली बर्थ खाली थी, जो बाद में नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा। ट्रेन ने शाम 6 बजे अपनी सीटी दी और लाहौर के शोर से निकलकर धीरे धीरे शाम के सुकूत में दाखिल होने लगी। हमने खिड़की से बाहर झांक कर हाथ हिलाया। रास्ता खूबसूरत था, खेत, दरख्त, छोटे स्टेशन, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। हमने खाना खाया, बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। फिर एक एक करके थकन से निढाल होकर सो गए। मगर आधी रात को एक झटके ने सब कुछ बदल दिया। ट्रेन अचानक ज़ोरदार झटका खाकर रुक गई। ऐसा झटका जैसे किसी ने पूरी ट्रेन को झंझोड़ दिया हो। मैं फ़ौरन जाग गया। फवाद और काशिफ भी घबरा कर उठ बैठे। खिड़की से बाहर झांका तो अंधेरा ही अंधेरा था। ना कोई स्टेशन था, ना कोई रोशनी, सिर्फ अंधेरे में डूबी ज़मीन और उस पर खड़े लंबे लंबे साकित दरख्त जैसे चेड़ के दरख्त हों, बहुत लंबे, अजीब और खामोश। ये कौन सा स्टेशन है? काशिफ ने धीमी आवाज़ में पूछा। ये स्टेशन नहीं भाई, ये तो कोई वीरान जंगल लग रहा है, मैंने जवाब दिया। हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक थे। पूरे डब्बे में अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब मुसाफिर सो गए हों या जैसे कुछ था ही नहीं। हमने दूसरे मुसाफिरों को जगाने की कोशिश की, मगर किसी की आवाज़ ना आई, जैसे पूरी बोगी में सिर्फ हम तीनों ही जाग रहे हों। फवाद ने कहा, चलो अगले डब्बे में चलकर देखते हैं। हम ज्वाइनिंग दरवाज़ा खोला और अगले डब्बे में दाखिल हो गए, मगर वो भी खाली था। एक एक बोगी से गुजरे, हर जगह खामोशी, न आवाज़, न इंसान, न रोशनी। फिर अचानक एक आवाज़ आई, एक धीमी सी खुनतदार आवाज़, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। हम सब सहम गए। ये क्या था? काशिफ की आवाज़ लरज़ रही थी। कोई होगा, शायद कोई मुसाफिर, फवाद ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर हम सब जानते थे ये कोई मामूली आवाज़ ना थी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी बोगी की खिड़की से एक साया झांक रहा था। चमकती हुई आंखें, चेहरा धुंधला, मगर मौजूदगी ऐसी जैसे बर्फ़ की लहर जिस्म में दौड़ जाए। भागो, मैंने चीख कर कहा। हम वापस दौड़े, अपनी बर्थ तक पहुँचे, मगर वो साया गायब हो चुका था। सिर्फ खिड़की पर एक हाथ का निशान था, लंबी नोकेली उंगलियां, जैसे किसी जानवर की हों। ये ख्वाब था क्या?
काशिफ ने खुद को चुटकी काटते हुए कहा, अगर ये ख्वाब था तो हम सब एक ही ख्वाब कैसे देख रहे हैं? मैंने धीरे से जवाब दिया। तभी अचानक पूरी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। मुकम्मल अंधेरा, हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। और फिर वो आवाज़ दोबारा आई। इस बार वो आवाज़ ज़्यादा करीब थी, जैसे कोई बूगी के अंदर आ गया हो। वो रात, वो लम्हा, वो अंधेरा, सब कुछ मेरी यादों में कैद है, जैसे किसी ने जहन में मोहर लगा दी हो। मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकता, और अगर भूल भी जाऊं तो वो साए, वो खामोशी, वो दरख्त मुझे खुद याद दिलाते हैं। जब लाइट्स बंद हुई तो सबसे पहला एहसास ये था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। बोगी के अंदर हवा रुक गई थी, हम जैसे खला में हों। ऐसा लग रहा था जैसे फ़ज़ा खुद हमें निगलने को तैयार हो। हम तीनों में, फवाद और काशिफ, एक दूसरे के करीब से मेट गए। मोबाइल फ़ोन निकाले, फ्लैश लाइट्स ऑन की। रोशनी तो निकली, मगर उस रोशनी में जो कुछ दिखाई दिया वो कुछ ऐसा था जिसे बयान करते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। बोगी की दीवारों पर किसी ने नाखूनों से लंबी लंबी खराशें डाल रखी थीं, जैसे कोई कैदी बार बार दीवार को खिंचता हो। कुछ जगहों पर सूखा हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। ये कब हुआ? ये सब अभी अभी हुआ है शायद, मैंने लरसती हुई आवाज़ में कहा। और इतने में खिड़की के बाहर से कुछ हिलने लगा। मैंने मोबाइल की रोशनी बाहर की और वो मंज़र आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। बाहर वही लंबे सीधे दरख्त थे, जैसे कदावर आदमी खामोशी से ट्रेन को घूर रहे हों, और उनके दरमियान घनी झाड़ियाँ थीं, और झाड़ियों में कुछ चीज़ें हिल रही थीं। इंसान जैसा कुछ, मगर झुका हुआ, 4 पैरों पर चलता हुआ, जैसे कोई भेड़िया। ये कोई जानवर है? काशिफ ने कहा। नहीं, ये कुछ और है, फवाद ने बड़बड़ाते हुए कहा। हमने दोबारा बोगी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर जैसे अंदर से किसी ने उसे बंद कर रखा हो। क्या वाकई ये सब कुछ एक ख्वाब है? मैंने एक बार फिर खुद से सवाल किया, मगर मेरे कानों में जो आवाज़ गूंज रही थी वो किसी ख्वाब की नहीं हो सकती थी। वही जंजीर की आवाज़, अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब थी। अब तो यूं लग रहा था जैसे वो जंजीर हमारे कदमों के नीचे से खींची जा रही हो। फिर अचानक बोगी के कोने से एक बुलंद आवाज़ आई। यह आवाज़ औरत की थी, मगर हमारी बोगी में तो कोई औरत थी ही नहीं। हम तीनों साकित हो गए। एक लम्हे को दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ये कहाँ से आई? काशिफ ने मेरी तरफ देखा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही वीरानी, वही दरख्त, वही सन्नाटा। फिर एक साया नजर आया, वही जो पहली बार खिड़की के बाहर था। अब वो एक दरख्त के पीछे खड़ा था, धुंधला मगर वाज़े, कद में इंसान से ऊंचा, और जिस्म ऐसे जैसे धुएं से बना हो। और उसकी आंखें, वो आंखें जैसे कोयले को दहकते हुए मुझे घूर रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। वो देखो, मैंने फवाद और काशिफ की तरफ इशारा किया, लेकिन जब वो देखने लगे तो साया गायब हो चुका था। शायद तुम्हारा वहम होगा शहरूज़। नहीं नहीं, ये वहम नहीं है। फिर अचानक ट्रेन के बाहर से कुछ भारी चीज़ चलती हुई आई, जैसे कोई बहुत वज़नी चीज़ पटरी पर चल रही हो, मगर आहिस्ता, खौफनाक हद तक आहिस्ता। हम सब हिम्मत करके अगली बोगी की तरफ गए। जॉइनिंग दरवाज़ा खोला तो वो बोगी मुकम्मल वीरान थी। सीटें टूटी हुई, छत से पानी टिपक रहा था, और दीवारों पर जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। इसे वापस मत देखो, ये जुमला कई बार लिखा था, हर बार मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ हाथों से, जैसे कई लोगों ने मरने से पहले यही पैगाम दिया हो। क्या मतलब है इसका? फवाद ने पूछा। किसे मत देखो? काशिफ की सांस फूल रही थी। तभी वो साया दोबारा हमें दिखाई दिया, मगर इस बार वो हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था। हम सब पीछे हट गए। मेरी टांगें जैसे ज़मीन में धंस गईं। साया हमारे और दरवाजे के दरमियान आ खड़ा हुआ। फिर वो हरकत करने लगा, ना चलता हुआ ना दौड़ता हुआ, बल्कि हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके जिस्म से धुआं सा निकल रहा था, और जैसे वो करीब आया, बोगी की फ़ज़ा बर्फ़ की तरह सर्द हो गई, सांसें जमा देने वाली सर्दी। हमने पीछे हटते हटते दरवाज़ा बंद किया और अंदर से लॉक लगा लिया। ये क्या चीज़ है? काशिफ ने ज़ोर ज़ोर से धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। इंसान नहीं, ये कुछ और है,
और ये जगह, ये जंगल, ये ट्रेन, सब कुछ बदल गया है। मैंने पहली बार खुद माना कि ये कोई आम वाक़या नहीं। हम वापस अपनी बर्थ पर आए। बाहर अब भी वही सन्नाटा था, मगर एक तब्दीली आ चुकी थी। ट्रेन के सामने दरख्तों के बीच में रोशनी की कतारें जलने लगी, जैसे किसी पुरानी तबाहशुदा बस्ती की हों, और इन रोशनियों में इंसानों जैसे वजूद चलते हुए नजर आए, मगर उनके चलने का अंदाज इंसानों जैसा नहीं था। जब मैं आज अपने कमरे में बैठा ये सब कुछ लिख रहा हूँ, तो दीवार की घड़ी की टिक टिक भी मुझे डरा रही है। ऐसी ही एक रात थी, ऐसी ही खामोशी, ऐसा ही वक्त, जब हमने वो फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। ट्रेन से नीचे उतरने का फैसला। हमने जो देखा, सुना और महसूस किया, वो इंसानी अक्ल से मावरा था। और शायद हम सब इसलिए ही जिंदा बचे कि हमने आखिरी लम्हे तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, वरना वो जंगल हमें निगल चुका होता। ट्रेन में घुटन बढ़ती जा रही थी। हम अंदर मुक़य्यद थे, जैसे किसी कैद खाने में। बाहर जो रोशनी झिलमिला रही थी वो अब मज़ीद वाज़ेह हो चुकी थी। दरख्तों के पीछे झोंपड़ियों की मानंद टूटे फूटे ढांचे नज़र आने लगे। पुरानी बोसीदा सी बस्ती, जिसकी दीवारों से पेंट उखड़ चुका हो, छतें झुकी हुई थी जैसे बरसों से किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। हमें ट्रेन से बाहर निकलना होगा, मैंने खुद को समझाते हुए कहा। फवाद और काशिफ ने मेरी तरफ देखा। पागल हो गए हो, वो साया बाहर है। काशिफ की आंखें खौफ से फैली हुई थी। लेकिन यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? हमें ये जानना होगा कि हम कहाँ हैं, और शायद कोई इंसान हो जो हमारी मदद कर सके। हिचकिचाहट के बाद हमने फैसला किया। हमने अपने मोबाइल फ़ोन जेब में रखे। एक छोटा सा लोहे का रॉड जो हमें सेट के ही नीचे से मिला था वो साथ लिया, और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा किसी न किसी तरह खुल गया। बाहर कदम रखते ही एक अजीब सी नमी और बू हमारे नथनों से टकराई। ज़मीन गीली थी, जैसे बारिश के बाद कीचड़ हो, लेकिन आसमान पर कोई बादल ना थे। दरख्त जो ट्रेन के अंदर से लंबे और पुरअसरार लग रहे थे, बाहर से और भी ज़्यादा खौफनाक थे। उनके तनों पर अजीब सी दरारें थीं, जैसे किसी ज़बान में लिखा गया हो, कोई ऐसी ज़बान जिसे ना मैं जानता था और ना कोई और इंसान। ये जगह, ये जंगल बहुत ज़्यादा खौफनाक है, फवाद ने सरगोशी की। हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता उन रोशनियों की तरफ बढ़ने लगे जो अब वाज़ेह होकर पुरानी बस्ती की तरह दिखाई दे रही थी। हर कदम के साथ ज़मीन का दबाव महसूस होता, जैसे वो हमें रोकना चाह रही हो। हमारी सांसें भारी हो रही थीं। हवा में किसी जलती हुई लकड़ी, खून और मिट्टी की मिली जुली बू थी। तभी एक झोंपड़ी के पीछे से हरकत हुई। हम रुक गए। रोशनी इसी सिमत से आ रही थी। वहाँ एक बच्चा खड़ा था। हाँ, एक बच्चा, शायद 6 या 7 साल का, मिली कुचेली कमीज़ पहने, सर झुकाए, हाथ में कोई पुराना खिलौना था। क्या मतलब बच्चा है? काशिफ ने आगे बढ़ने की कोशिश की। रुक जाओ, मैंने उसे रोका। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, बग़ैर आवाज़ के, और जैसे ही उसने सर उठाया, हमारे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी आँखें नहीं थीं। वहाँ सिर्फ सियाह खला था, गहरी खाली जगह जिनमें झांकने से लगता था जैसे इंसान खाई में गिर रहा हो। भागो यहाँ से, फवाद ने चीख कर कहा। हम मुड़े और पीछे भागने लगे, लेकिन ज़मीन जैसे हमारे कदमों को पकड़ रही हो। हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। फिर दरख्तों के पीछे से कई साए निकलने लगे, ऊंचे, झुके हुए इंसानों जैसे, मगर चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। किसी के मुंह पर आंखें ना थी, किसी की गर्दन पीछे मुड़ी हुई थी, किसी के हाथ ज़मीन तक लटक रहे थे। वो आगे बढ़ रहे थे, खामोशी से, मगर उनकी मौजूदगी चीखों से ज़्यादा हौलनाक थी। हम किसी न किसी तरह दौड़ते हुए ट्रेन के करीब पहुँचे, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। खोलो, खोलो इसे, मैंने बोगी को ज़ोर ज़ोर से पेटना शुरू किया। तभी अंदर से वही जंजीर खींचने की आवाज़ दोबारा आने लगी। ये सब प्लान है हमें बाहर निकालने का, फवाद ने हाँफते हुए कहा। ये ट्रेन भी उनकी है, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर एकदम वो सारे रुक गए। उनमें से एक जो सबसे ऊंचा और सियाह था आगे बढ़ा। वो हमारे बिल्कुल करीब आ गया था। मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया।
मैं वहीं ज़मीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर कोई नक्श ना था, बस एक काला धुआं, एक खला। और तब उसने सर झुकाकर मेरे कान में कुछ कहा। नहीं, वो आवाज़ नहीं थी, वो बराह रास्त मेरे दिमाग में गूंजी। तुम जिंदा हो अभी, मगर वक्त ख़त्म हो रहा है। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर अगले लम्हे जब मैंने आंखें खोली, हम तीनों ट्रेन के अंदर अपनी बर्थ पर थे। सब कुछ ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मेरी कमीज़ पर कीचड़ के धब्बे थे। फवाद के हाथ में वही रॉड था और काशिफ के कान से खून बह रहा था। हम तीनों एक झटके से बेदार हुए, जैसे किसी ख्वाब से लौटे हों, लेकिन वो ख्वाब ना था। हमारे जिस्मों पर वही निशानात थे, वही गंध, वही खून, जो बाहर उस मनहूस ज़मीन पर हमारा मुंतज़िर था। बोगी का माहौल वैसा ही था, मगर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। रोशनी मामूली सी वापसी पर थी, जैसे धुंधले बल्ब की सर्द रोशनी, जिसमें हर चेहरा खौफज़दा लगे, हर साया बड़ा महसूस हो। मैंने अपने जिस्म को टटोला। राड अब भी मेरे हाथ में था। फवाद मुसलसल कान बजा रहा था, जैसे कोई अंदर से रो रहा हो। और काशिफ वो मुकम्मल खामोश बैठा था, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। ये सब कुछ दोबारा क्यों हुआ? हम वापस बोगी में कैसे आए? काशिफ ने आखिरकार सर उठाया। ये ट्रेन, ये जगह शायद वक्त के किसी ऐसे हिस्से में है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर अचानक हमें एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे हमारे अलावा बोगी में और भी लोग हों। हमने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई, और वो लम्हा मेरी यादों में आज भी कैद है। बोगी की बाकी सीटों पर लोग बैठे हुए थे। वो खामोश थे, सर झुकाए बैठे थे। कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ किताबें खोले हुए, मगर कोई हरकत नहीं कर रहे थे। ये सब कब आए? हम तो अभी अकेले थे। फवाद की आवाज़ कांप रही थी। मैं आहिस्ता से खड़ा हुआ। मेरी सांसें रुकने लगी, पसीना बहने लगा। एक मुसाफिर के करीब गया, जैसे गर्दन में कोई जान ही ना हो। उसकी आंखें खुली थीं और अंदर खाली, सिर्फ 2 गहरे सुराख। ये जिंदा नहीं। मैं पीछे हट गया। तभी बाकी मुसाफिर भी आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाने लगे। एक एक ने आंखें मेरी तरफ घुमाई। कोई भी चेहरा मुकम्मल ना था। किसी की जिल्द उखड़ी हुई, किसी की नाक गायब, किसी के होंठ सिलाइयों से बंद, और सब के सब मुस्कुरा रहे थे, मगर वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। वो दांत, वो होंठ, वो आँखों की बेहसी, जैसे कब्रों से निकली मखलूक हमें खुशामदीद कह रहे हों। शहरूज़ वापस आओ, फवाद चीखा। मैं पीछे हटते हुए बर तक आया और हम तीनों ने एक साथ चीख मारी जब पूरी बोगी की लाइट दोबारा बंद हो गई। अंदर मुकम्मल अंधेरा छा गया, मुकम्मल अंधेरा, और उस अंधेरे में उन सब की सांसें सुनाई दे रही थी, सर्द, गहरी, मुश्तरका सांसें। ये जिंदा नहीं, ये साए हैं जो कि इस ट्रेन में कैद हैं। मैंने सरगोशी की। तभी बोगी में एक और दरवाज़ा खुला। ये दरवाज़ा हमें कभी नज़र नहीं आया था। उसके पीछे एक लंबा, अंधेरे से भरपूर राहदारी था, ट्रेन के आखिरी हिस्से की तरफ जाता हुआ, मगर वहाँ से एक रोशनी आ रही थी, एक सुर्ख धुंधली रोशनी, और साथ ही आवाज़, जो समझते हो कि जाग चुके हो, आओ देखो असल हकीकत। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। या तो हम ये दरवाज़ा खोलें या ये दरवाज़ा हमें निगलेगा, मैंने कहा, और हम आगे बढ़े। कॉरिडोर के अंदर हर कदम के साथ फ़ज़ा तब्दील हो रही थी। दर्जाए हरारत गिर रहा था। दीवारों पर खून के छींटे जैसे नमूदार हो रहे थे। फिर हम आखिरी बोगी तक पहुँचे, जहाँ दाखिल होते ही हमारी चीख निकल गई। बोगी के अंदर एक मेज़ पर ट्रेन का नक्शा बिछा था, और उस नक्शे पर एक छोटा सा खून से बना हुआ दायरा था। दायरे में लिखा था, ये तुम्हारा आखिरी स्टेशन है। और मेज़ के गिर्द बैठे वो 3 लोग, हम तीनों। हाँ, शहरोज़, फवाद और काशिफ, मगर मिरे हुए, साकित, बेजान। काशिफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये सब क्या है? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक फ़ज़ा में ज़ंजीर की आवाज़ गूंजी, वही मनहूस आवाज़, और बोगी हिलने लगी। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन वो पीछे की तरफ जा रही थी। पटरी की आवाज़,
सब उल्टा, जैसे वक्त उलट गया हो, जैसे हम मौत की तरफ नहीं, पैदाइश से भी पहले की तरफ लौट रहे हों, उस लम्हे की तरफ जहां वजूद का तसव्वुर भी ना था। फिर एक आखिरी पैगाम बोगी की दीवार पर उभरता हुआ नजर आया, इस बार जो उतरोगे वापस नहीं आओगे। मैंने ज़िंदगी में कभी मौत को इतने करीब से महसूस नहीं किया जितना उस रात। वो ट्रेन, वो साए, वो बेजान मुसाफिर, सब कुछ हमें किसी ऐसी हकीकत में घसीट रहे थे जहां इंसानियत सिर्फ एक याद बन जाती है। मगर हम तीनों ने फैसला किया, हम हार नहीं मानेंगे। जब हमने खुद को उस आखिरी बोगी में पाया जहां मेज़ पर हमारे ही मुर्दा जिस्म पड़े हुए थे, काशिफ ने आहिस्ता से कहा, शहरोज़, अगर ये सब ख्वाब होता तो हम इस कदर तकलीफ़ में ना होते। ये कोई और खेल है, किसी और दुनिया का। मैंने मेज़ के नीचे झांका और वहाँ एक अजीब नक्शा पड़ा हुआ था। ये सिर्फ रेलवे का नक्शा ना था, ये रूहानी तवानाइयों का खाका था। जी हाँ, जैसे हर मकाम पर रोशनी या तारीकी का बहाव हो, नक्शे के दरमियान में एक नुक्ता चमक रहा था जहाँ लिखा था, जो इस मकाम को पाले वो लौट सकता है, मगर कुछ खोकर। हमने फैसला किया कि हमें यह नुक्ता तलाश करना होगा। बोगी की दीवारों पर अचानक एक सुराख सा नमूदार हुआ, जैसे अंधेरे ने रास्ता बना दिया हो। हम तीनों हाथों में वही हथियार थामे वहां दाखिल हुए। वहां एक सुरंग जैसी जगह थी, सर्द, गहरी, इतनी तारीक कि अपना हाथ भी नजर न आए। लेकिन फवाद ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। हैरत की बात यह थी कि पहली बार कोई चीज़ रोशनी से डर गई। हाँ, एक साया जो हमारे पीछे था चीख मारता हुआ पीछे हट गया। काशिफ चीखा, रोशनी ही हथियार है। हम तीनों ने अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर दी और हर सिमत में रोशनी डालने लगे। साए पीछे हटने लगे, हर तरफ चीखें गूंजने लगी। तभी हमें सुरंग के इख्तिताम पर एक पुराना जंग आलूद दरवाज़ा नज़र आया। उस पर किसी अजनबी ज़बान में अल्फाज कंदा थे, मगर नीचे एक जुमला उर्दू में लिखा था, ये दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो डर को तस्लीम करते हैं मगर हार नहीं मानते। हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही कदम बाहर रखा, सूरज की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ी। हम एक सुनसान जंगल के किनारे खड़े थे। ट्रेन, साए, अंधेरा, सब गायब। हमारे कपड़ों पर खून के धब्बे थे, जिस्म थके हुए, मगर हम जिंदा थे। कुछ ही देर बाद एक मकामी चरवाहा वहाँ से गुजरा। उसने हमें सड़क तक पहुँचाया। हम तीनों पिछले 3 दिन से लापता थे और ये इलाका रेलवे पटरी से मीलों दूर था। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। अब महीने गुजर चुके हैं। हम तीनों की ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ गई है, मगर हम सब बदल चुके हैं। मुझे मालूम है अंधेरे में अब भी कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। हम तीनों बच गए, मगर अंदर से अब भी हम इसी ट्रेन में कैद हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।